Hello again, my dear auditors, and here your mentor, your coach for the audit, CA Naya Sachdeva is here to revise this essay that is going to be essay 600. We have done detailed discussion on essay 600. Now we are going to revise this essay. ठीक है, मैं कोशिश करूंगी बहुत जल्द से जल्द इस ऐसे को कंप्लीट करने का। आप प्लीज़ मेरे साथ रहना, ठीक है। और हम इसे बहुत ही आसानी से रिवाइज करने वाले हैं कि क्या मैंने इतना हौच पौच जो आपको लिखवाया है वो 5 मिनट में कंप्लीट करने का, ठीक है। सबसे पहली बात है, देयर आर टू कॉन्सेप्ट, एक होता है ब्रांच और दूसरा होता है हमारे पास हेड ऑफिस। ब्रांच अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करता है, हेड ऑफिस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करता है, ठीक है। सो जब प्रिंसिपल ऑडिटर एंटिटी का जब प्रिंसिपल ऑडिटर यानी कि मेन ऑडिटर एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओपिनियन दे रहा है और कंपोनेंट या फिर ब्रांच या फिर सब्सिडरी का ऑडिटर दूसरा ऑडिटर कर रहा होता है, तब ऐसे 600 एप्लीकेबल होता है, ठीक है। मतलब मैं प्रिंसिपल ऑडिटर मेन हेड ऑफिस का ऑडिट कर रहा हूँ और बाकी सारी ब्रांचेस जो हैं वो कोई और ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, ठीक है। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, तो नॉट एप्लीकेबल ऑन जॉइंट ऑडिटर, प्रीडिसेसर ऑडिटर। रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्यों ये एप्लीकेबल नहीं होता है। सो इट डज नॉट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सबसे बड़ी बात है कोर रूल, अदर ऑडिटर का काम यूज़ करने से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है। प्रिंसिपल ऑडिटर का ओपिनियन का खुद ही ऑनर रहता है, मतलब खुद ही जिम्मेदार रहता है। अगर मैंने किसी को काम दे दिया, अपना काम डेलीगेट कर दिया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर प्रिंसिपल ऑडिटर ने स्किल, केयर, एक्सरसाइज की है और उसको कोई डाउट नहीं है या फिर कोई रीज़न नहीं है, तो वो रिलाई कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब अगर उसको उस पर डाउट है ना, और वो रिलाई नहीं करके चलेगा। सेकेंडली, जिसके ऊपर रिलाई करना है तो वो भी सीए है, राइट, वो ICAI मेंबर होना चाहिए। ही इंटाइटल टू रिलाई, एडिक्वेट स्किल एंड केयर उसे एक्सरसाइज करके चलनी है, ठीक है। ही शुड बी कॉम्पिटेंट, अ मेंबर ऑफ द ICAI होना चाहिए। फिर हमने बहुत ही डिफाइंस करी थी, 3 डिफाइंस करी थी। दैट वाज प्रिंसिपल ऑडिटर, अदर ऑडिटर एंड द कंपोनेंट ऑडिटर, राइट। 1 लाइन में मैं कोशिश करती हूँ इसको समराइज करने का। सो प्रिंसिपल ऑडिटर ग्रुप और द मेन ऑडिटर और द एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देने वाला ऑडिटर, ठीक है। मेन ऑडिटर जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना है। अदर ऑडिटर कंपोनेंट का ऑडिटर, कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट देने वाला ऑडिटर, मतलब सब्सिडरी वाला ऑडिटर। अदर ऑडिटर है ना, ब्रांच का ऑडिटर है ना, डन। देन कंपोनेंट, सो व्हाट इज कंपोनेंट? ब्रांच को हम कंपोनेंट बोलते हैं, डिवीजन को हम कंपोनेंट बोलते हैं, सब्सिडरी को हम कंपोनेंट बोलते हैं, जॉइंट वेंचर को हम कंपोनेंट बोलते हैं, एसोसिएट को हम कंपोनेंट बोलकर चलते हैं। सो ये पेपर में आएंगे? नो, नॉट एट ऑल, है ना। जब भी एक ऑडिटर डेलीगेट करता है अपना वर्क, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है। ही विल बी सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड, ठीक है। Now this is the high score, मतलब हाई स्कोरिंग एरिया, सो सबसे पहला हमने यहाँ पे पढ़ा था लिमिटेशन ऑन द स्कोप, मैंने हाईलाइट करके दिया था और बहुत ही प्यार से इसका मतलब समझाया था, राइट। सो अगर अदर ऑडिटर के काम यूज़ नहीं हो पा रहा है, फॉर एनी रीज़न अदर ऑडिटर का काम नहीं यूज़ हो पा रहा है, एंड प्रिंसिपल ऑडिटर सफिशिएंट प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या देगा? QD, क्वालिफाइड एंड द डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, मतलब अपनी रिपोर्ट को वो क्या कर देगा? मॉडिफाई कर देगा एज अप्रोप्रिएट, ठीक है। अगर अदर ऑडिटर की मॉडिफाइड रिपोर्ट है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑडिटर एवेलुएट करेगा कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस क्या है। क्या इवैल्यूएट करके चलेगा? नेचर एंड सिग्निफिकेंस, नैया सचदेवा NS ही करके चलेगा, ठीक है। सो नेचर एंड सिग्निफिकेंस चेक करके चलेगा। क्या प्रिंसिपल रिपोर्ट भी मॉडिफाई करनी चाहिए? तो ब्लाइंड एक्सेप्टेंस नहीं करके चलना है। अगर उसको लगता है कि सिग्निफिकेंट है देन यस मॉडिफाई कर लो, अगर उसको लगता है कि सिग्निफिकेंट नहीं है तो मॉडिफाई मत करिए, ठीक है। सो फैक्टर्स अब हम पढ़ के चलेंगे।
फैक्टर्स टू बी कंसिडर बिफोर एक्सेप्टिंग द वर्क ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे ये बताई थी टर्म, है ना, MRPK। सो M से मटेरियलिटी, R से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड MRP परफॉर्मेंस, देन लास्ट वाज K, दैट इज द नॉलेज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, मटेरियलिटी ऑफ द पोर्शन ऑडिटेड बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर, नॉलेज ऑफ द कंपोनेंट के बिजनेस के बारे में मुझे नॉलेज है कि नहीं है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द कंपोनेंट्स क्योंकि दे आर बीन ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर्स, नीड एंड एक्सटेंट ऑफ द एडिशनल प्रोसीजर्स मेरे को लगा के चलने हैं, और मेरी परफॉर्मेंस यानी कि सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल ऑडिटर की पार्टिसिपेशन, परफॉर्मेंस, इन्वॉल्वमेंट सिग्निफिकेंट है भी या नहीं, या मैं नाम का ही हूँ, है ना। सो प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या क्या प्रोसीजर्स लगा के चलने हैं, मतलब क्या क्या उसका एक्शन प्लान होने वाला है। सो प्रिंसिपल ऑडिटर्स हमेशा ध्यान रखना वर्किंग पेपर्स डिमांड नहीं कर सकता है, किससे, ऑब्वियसली सामने वाले बंदे से, है ना। समरी ऑफ प्रोसीजर एंड फाइंडिंग्स वो ले सकता है, कंपोनेंट के बुक्स विजिट कर सकता है, उसके पास राइट हैज़ द राइट टू एग्जामिन एंड विजिट। पहले तो वो विजिट करेगा तभी तो एग्जामिन कर पाएगा, बिना विजिटिंग के एग्जामिनेशन कैसे हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। सो सबसे पहले वो क्या करेगा, अदर ऑडिटर कंपोनेंट के बुक्स को विजिट करेगा, एग्जामिन करेगा, राइट। अदर ऑडिटर के प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस वैल्यूएट करेगा, कैसे देखेगा, ही इज द मेंबर ऑफ द ICI और नॉट। ठीक है, सप्लीमेंट्री टेस्ट कर सकता है कि अगर इज नॉट सेटिस्फाइड तो ही कैन डू द सप्लीमेंट्री टेस्ट इफ रिक्वायर्ड। तो वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर ऑडिटर। कौन सिखाता है हमें, SA 220 प्लस SQC 1, SA 230 एंड SQC 1। ठीक है, हमेशा याद रखना क्योंकि एग्जामिनर कोशिश करता है आपको ट्रैप में पहुंचाने की। प्रिंसिपल ऑडिटर कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दोबारा ऑडिट नहीं कर सकता है। अदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं करती है। डिस्क्लोजर का मतलब ये नहीं है कि आपने लाइबिलिटी उसके मतलब आपने डिस्क्लोज कर दिया कि फैक्ट बता दिया कि अदर ऑडिटर ने इसमें पार्टिसिपेट किया है एंड मैंने उसका काम यूज़ किया है एंड आई एम रिलाइंग ऑन दैट। इट डजंट मीन दैट इट इज़ यू आर मतलब आप रिड्यूस कर रहे हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सो ऐसे 600 का मतलब है यूजुअली काम शेयर करना, जजमेंट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। प्रिंसिपल ऑडिटर का हाउ दिखाया गया है इस ऐसे में, कैसे काम करता है जब दूसरे ऑडिटर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लानिंग एंड द कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर को बताकर चलता है, वो डिस्कस करके चलता है विद अदर ऑडिटर्स, क्या उसको ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के चलने हैं, व्हाट आर द हाई रिस्क एरिया, कौन से एरियाज उसको चाहिए जिसमें स्पेशल कंसिडरेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हाई रिस्क एरियाज हो गए, NPA वाला पोर्शन हो गया, एस्टिमेट्स वाला पोर्शन हो गया, रिलेटेड पार्टी वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, टाइम टेबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट, राइट, ताकि ग्रुप रिपोर्टिंग जो है वो डिले ना हो। प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफाइंग इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शन जो डिस्क्लोजर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे सेल्स है ना करी और 50 लाख मैंने उसको ट्रांसफ़र किया, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में 50 लाख रुपए गए हैं तो कैसे गए हैं, है ना, सब चीज़ें डिस्क्लोजर उसका इंपॉर्टेंट होता है। तो आइडेंटिफाई करना इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शन, राइट, ये एडवांस कम्युनिकेशन होती है, कोऑर्डिनेशन। और मैंने एक चीज़ बताई थी, हमेशा प्रिंसिपल ऑडिटर एडवाइस करेगा ना कि हुक्म झाड़ेगा। ठीक है, सो अब हम क्या कर रहे हैं, यूज़ ऑफ द अदर ऑडिटर। तो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, अदर ऑडिटर की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड इंडिपेंडेंस असेस करेगा। ठीक है, उनके ऑडिट प्रोसीजर्स डिस्कस करेगा, रिटन समरी ऑफ प्रोसीजर्स एंड फाइंडिंग ले सकता है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स पर वो डिस्कशन करके चलेगा, ज़रूरत हो तो सप्लीमेंट्री टेस्ट भी करेगा। रिलाई करना अलाउड है, ब्लाइंड रिलाई नहीं करना है। ठीक है, अगर फॉरेन कंट्री में फॉरेन कंट्री में ये रूल है कि वहाँ पे जब ऑडिट होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि ऑडिट बाय द CA ही हो। ठीक है, तो उस केस में क्योंकि उनका लॉ अलाउ करता है कि नॉन प्रोफेशनल क्वालिफाइड पर्सन कैन ऑल्सो डू द ऑडिट, राइट, तो भी प्रिंसिपल ऑडिट को कंफर्ट ऑब्टेन करना है, डॉक्यूमेंटेशन और जजमेंट और स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट। यही था हमारा यहाँ पर फॉरेन वाला पॉइंट, यस डन। सो उसके बाद
ये था ना, इफ कंपोनेंट इज देयर इन द फॉरेन कंट्री एंड लॉ परमिट्स प्रोफेशनली क्वालिफाइड। ओके, सो डॉक्यूमेंटेशन नवंबर 24 में पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली आ जाता। प्रिंसिपल ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करके चलना है कौन से कंपोनेंट अदर ऑडिटर्स ने ऑडिट किए हैं, कौन से प्रोसीजर परफॉर्म हुए हैं एंड कंक्लूजन्स, डिस्कशन के रिजल्ट्स, मॉडिफाइड रिपोर्ट का इम्पैक्ट कैसे हैंडल किया गया। वर्किंग पेपर मांगना मैंडेटरी नहीं है, समरी एक्सट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग बिकॉज एक क्वेश्चन और केस स्टडी डिस्कस्ड है। वाई? बिकॉज ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सेज इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, सो गुड कोऑर्डिनेशन करके चलनी है आपको प्रिंसिपल ऑडिटर को एंड अपने अदर ऑडिटर के कंपोनेंट ऑडिटर को। लेस रिस्क बिकॉज इट विल लीड टू लेस रिस्क एंड बेटर रिपोर्टिंग। ठीक है, और एग्जामिनर भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे 600 यूज़ करता है वर्ड, यूज़ ऑफ द वर्क नहीं है। ये प्रोफेशनल जजमेंट और कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है। ये पूरा पोर्शन एग्जाम में डायरेक्टली आता है, सो दैट्स वाई इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, क्विकली कंट्रोल पॉलिसीज कंप्लाइड करनी है, तो प्रोसीजर लिमिट का कितना मतलब एवरीथिंग। अगर अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे ना कंपोनेंट ऑडिटर, अगर अदर ऑडिटर की रिपोर्ट मॉडिफाइड है तो उसका इम्पैक्ट अपनी रिपोर्ट में कैसे हैंडल होगा। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज कंप्लाइड हो रही हैं तो प्रोसीजर लिमिट करने के रीजंस डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमेशा प्रॉपर्टी रूल है, लगेगा। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है। वर्किंग पेपर डिमांड नहीं कर सकता। अगेन आई एम टेलिंग यू, रिपीटेडली क्वेश्चन ये पूछा जाता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रिंसिपल ऑडिटर एंड द अदर ऑडिटर। देयर शुड बी सफिशिएंट लाइजन। लाइजन का मतलब मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, सफिशिएंट लाइजन हमें मेंटेन करना होता है। प्रिंसिपल ऑडिटर को बेसिकली जरूरत पड़े तो रिटन कम्युनिकेशन भी इशू कर सकता है, जरूरत पड़े तो रिटर्न कम्युनिकेशन भी इशू कर सकता है। इंपॉर्टेंट मैटर्स जो अदर ऑडिटर के काम को इफेक्ट करे, एडवांस में इन्फॉर्म उसे करना पड़ता है। डिटेल्ड क्वेश्चनरी भी वो भेज सकता है। अब अदर ऑडिटर का क्या रोल है, तो अगर उस सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स कोई आती हैं तो उसे टाइमली कम्युनिकेट करना, ऑडिट टाइम टेबल को फॉलो करना, क्योंकि टाइम टेबल दिया था ना उन्होंने पूरी कंप्लीट करने के लिए। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को इंश्योर करना, क्वेश्चनरी का टाइम पर रिप्लाई देना। So timely coordination is very important. ठीक है, now division of responsibility. So ये high weight area है क्वेश्चन यहाँ से पूछने का। ठीक है, सो रूल इज बेसिकली प्रिंसिपल ऑडिटर जनरली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है फॉर द अदर ऑडिटर के काम के लिए। मैं अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, अदर ऑडिटर अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट देयर इज़ वन एक्सेप्शन। अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो, रिलायबिलिटी पर सस्पिशन क्रिएट करे, जो मतलब ऐसे फैक्ट है कि मुझे डाउट हो रहा है और प्रिंसिपल ऑडिटर इग्नोर करे उस चीज़ को, देन उसके ऊपर लाइबिलिटी आ सकती है। सो व्हाट इज़ द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ओवर है कि डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली स्टेट करके चलनी है। कितना आप उसके ऊपर रिलाय कर रहे हो, कितनी डॉक्यूमेंटेशन के उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, आपको एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन, एक्सटेंड डिस्क्लोज करना होगा। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ सब्सिडरीज ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर। अगर मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज नोटिस होती हैं तो अदर ऑडिटर को इन्फॉर्म करना होगा, ऑडिट रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करके चलोगे। ना देयर आर सम ट्रिकी पॉइंट्स अबाउट द एग्जाम क्वेश्चंस एंड एग्जामिनर इसमें ट्रैप करने की आपको कोशिश करता है। दैट प्रिंसिपल ऑडिटर प्रिंसिपल ऑडिटर कॉम्पोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक है, वर्किंग पेपर मांगना सही नहीं है, राइट नहीं है। वर्किंग पेपर नहीं मांग सकता, उसके एक्सट्रैक्ट्स ले सकता है एट हिज डिस्क्रिशन, उसकी मर्जी से। ठीक है, समरी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड फाइंडिंग्स अलाउड है। ठीक है, सो ऐसे 600 फिक्स करता है कि काम डिवाइड हो सकता है पर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको मैंने पूरी कोशिश करी है ऐसे 600 को एक्सप्लेन करने में। अगर आपको कोई भी ऑडिट के रिलेटेड डाउट है तो आप मेरे को जीमेल कर सकते हो CA naiyasachdewa@gmail.com
एंड आप व्हाट्सअप कर सकते हो कोई भी अपनी क्वेरी 8556880819 पर। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।